MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का जो टॉपिक है जिसका हम अध्ययन करेंगे प्रेसिडेंट ही है। इससे पहले हमने भारत के राष्ट्रपति पावर एंड फंक्शंस के बारे में अध्ययन किया था। उसमें सिर्फ शक्ति कार्यों को दो भागों में हमने विभाजित किया था। फर्स्ट जो भाग था उसमें हमने राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियों का अध्ययन किया था, जिसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ व अन्य शक्तियों का अध्ययन किया था। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। तो आज हम भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, प्रिय बच्चों, हमने पिछले टॉपिक में राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि संकट काल में ये संघात्मक से एकात्मक रूप धारण कर लेता है। यद्यपि ये संघवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है, किंतु भारतीय संविधान ने उस सिद्धांत को महत्व न देकर समस्त राष्ट्र के हित को महत्व दिया है और अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उसे संशोधित रूप में अपनाया है। भारतीय संविधान के भाग 28 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लागू कर सकता है, जिसको राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। दूसरा जो बिंदु है आपातकालीन शक्तियों का, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न आपातकाल। देखिए आर्टिकल 356, जब किसी राज्य का संवैधानिक शासन असफल हो गया हो, शासन संवैधानिक ढंग से नहीं चल रही हो, तो भारत का राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और तीसरा जो अनुच्छेद 360 है, वित्तीय आपातकाल। देश में या देश के किसी भाग में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति देश में या उस क्षेत्र में वित्तीय संकट के कारण आपातकाल इमरजेंसी लागू कर सकता है। अब सबसे पहले हम आर्टिकल 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है,
या सुरक्षा संकट अति निकट है, तो संपूर्ण भारत के संबंध में या उसके किसी एक भाग के संबंध में सकारण आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आपात की उद्घोषणा वास्तविक घटना घटने से पूर्व में भी की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति को आशंका हो जाए कि संकट निकट ही है, तो भारत का राष्ट्रपति 352 को लागू कर सकता है। आपात उद्घोषणा का क्षेत्र, ऐसी घोषणा को राष्ट्रपति बाद की उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है या परिवर्तित कर सकता है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके ये शब्दावली जोड़ी गई है कि संपूर्ण भारत के संबंध में या उसके किसी एक भाग के संबंध में इस संशोधन के पूर्व आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत के संबंध में की जा सकती थी। 352 की अगली स्टेज है मंत्रिमंडल का लिखित अनुमोदन। देखिए, 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कर सकता है। अब वह केवल प्रधानमंत्री से परामर्श से ही ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, संविधान में पहले इस तरीके की प्रावधान था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेकर आपातकाल की घोषणा कर देता था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में इसमें संशोधन कर दिया और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, मंत्रिमंडल सिफारिश करे कि देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाए, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, आपात उद्घोषणा की कालावधि या इसका समय। भारत के संविधान में आपातकाल की उद्घोषणा की कालावधि के बारे में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, दोनों सदनों के पृथक पृथक कुल बहुमत एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है और इसे लागू रखने के लिए 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। लोकसभा में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जा सकती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और उसको 6 माह के बाद अगर वो बढ़ाया जाता है तो उसकी स्वीकृति लेना अति आवश्यक है। वाद्य योग, अगली 352 के बारे में अगली जो बात है कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई आपातकालीन घोषणा को न्याय योग्य बना दिया है। अर्थात अब आपातकाल की घोषणा को संबंधित न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पहले इस तरीके का प्रावधान नहीं था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये स्थिति क्लियर कर दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो इमरजेंसी लगाई गई है उसको चुनौती दी जा सकती है। आपात घोषणा का प्रभाव, देखिए, आपात घोषणा के प्रभावों को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश
आपात उद्घोषणा के प्रभावों को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश, इसमें कहा गया है कि आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है। अनुच्छेद 353 कै तथा ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी एक राज्य पर ही आपात संबंधी कानून लागू कर सकती है। इस आपात उद्घोषणा के प्रभाव में दूसरा बिंदु है संघ की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति। देखिए, आपातकाल में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा वे राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा पारित विधियों के अधीन ही कानून बना सकते हैं। आपात उद्घोषणा के प्रभाव में तीसरा बिंदु है वित्तीय संबंधों में परिवर्तन। आपातकाल में राष्ट्रपति अनुच्छेद 268 से 279 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों की वित्तीय संबंधों को संसद के अनुमोदन पर परिवर्तित कर सकता है। आपातकालीन उद्घोषणा का अगला जो प्रभाव है, बिंदु है लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि। आपातकाल अवधि में संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है संसद। यह अवधि एक बार में एक से अधिक बार नहीं बढ़ाई जा सकती। आपात उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के 6 माह बाद यह अवधि समाप्त हो जाएगी, चाहे बढ़ाए गए 1 साल की अवधि अभी शेष हो। आपात उद्घोषणा का अगला प्रभाव है अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों का निलंबन। इस घोषणा द्वारा अनुच्छेद 19 में दी गई नागरिकों की स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और राज्य के द्वारा इन स्वतंत्रताओं को सीमित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के अधीन मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है, लेकिन वो अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 359 के अधीन आपात के दौरान उन्हीं विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी जो आपात उद्घोषणा से संबंधित होगी। देखिए, आर्टिकल 352 जिसका हमने पढ़ा अभी कि आपात उद्घोषणा का इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। अब हम 352 को ही आगे चलते हैं। आगे का बिंदु है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई संकट काल की घोषणाएं। देखिए, पहली बार भारत पर चीन आक्रमण के समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 26 जनवरी 1962 को आपातकाल की घोषणा की, जो 10 जनवरी 1968 तक को समाप्त हो गई। दूसरी बार पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी द्वारा 3 दिसंबर 1971 को आपातकाल की घोषणा की गई, जो 27 मार्च 1977 को समाप्त हुई। तीसरी बार आपातकाल 26 जून 1975 को आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर लागू किया गया। ये जून 1975 से 21 मार्च 1977 रही। तो
ये भारत के राष्ट्रपति के जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन प्रावधान है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर भारत का राष्ट्रपति भारत में आपात की घोषणा कर सकता है, जिसको राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। अब दूसरी जो राष्ट्रपति की शक्ति है आपातकालीन में, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356। देखिए, आर्टिकल 356 जो ये कहता है कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को स्वयं ये विश्वास हो जाए कि किसी विशेष राज्य में शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है या चलाना संभव नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति का समाधान मंत्रिमंडल का समाधान होता है। इस उद्घोषणा जब किसी भी स्टेट में शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो वहाँ का गवर्नर ये सिफारिश करे कि संवैधानिक नियमों से शासन नहीं चल रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश करेगा और भारत का राष्ट्रपति वहाँ आपात की घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा के प्रभाव क्या पड़ते हैं? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के प्रभाव इस प्रकार है। राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति स्वयं धारण करता है। राष्ट्रपति घोषणा द्वारा राज्य की विधायी शक्ति संसद को सौंप सकता है। घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों के अतिरिक्त शासन की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है। संसद राष्ट्रपति या अन्य किसी अधिकारी को राज्य संबंधी विधि बनाने का आदेश दे सकती है। जब लोकसभा का सत्र न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में व्यय की अनुमति दे सकता है। इसके बाद विद्यार्थियों, उद्घोषणा की अवधि अनुच्छेद 356 के अधीन जारी आपात उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और संसद के अनुमोदन से पहले 2 माह तक प्रभाव में रहेगी, बशर्त कि उसे किसी दूसरी उद्घोषणा द्वारा वापस नहीं ले लिया गया हो। संसद के अधिवेशन के बाद वो 6 माह तक प्रभावी रहेगी और अगले अनुमोदन के द्वारा फिर 6 माह की अवधि के लिए संसद इसे बनाए रख सकती है। इस प्रकार आपात स्थिति साधारणतया 1 वर्ष तक लागू रह सकती है और 1 वर्ष बाद आपात स्थिति को जारी रखने के लिए चुनाव आयोग का इस आशय का प्रमाण पत्र संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि संबंधित विधानसभा में आम चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण आपात स्थिति को जारी रहना आवश्यक है। इसके बाद अनुच्छेद 356 का व्यवहारिक प्रयोग। देखिए, अब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग 115 बार हो चुका है।
नेक्स्ट स्टेज आती है इसमें, राष्ट्रपति की शक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई कटौतियां, जैसे उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र में होना। देखिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार न्यायिक समीक्षा की परिधि में हो यदि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई राय राजनीतिक कारण से प्रेरित है तो न्यायालय द्वारा भंग की गई विधानसभा पुनः बहाल की जा सकती है। यदि न्यायालय उस निर्णय को अवैध करार देता है तो विधानसभा सरकार की पुनः बहाली हो जाएगी। ये निर्णय 11 मार्च 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। आगे का बिंदु है राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट की अनिवार्यता। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मार्च 1994 को अपने निर्णय में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संबंधित राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत अन्यथा शब्द को निष्प्रभावी बना दिया है। अब जब लिखित रिपोर्ट गवर्नर देगा उस स्टेट के बारे में, तभी भारत का राष्ट्रपति वहाँ आपात लगा सकता है, आपात की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना की संसद द्वारा पुष्टि पर ही विधानसभा भंग संभव। देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी तब तक राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता जब तक संसद द्वारा अधिसूचना की पुष्टि नहीं कर दी गई है। संसद की पुष्टि होने से पहले उस राज्य की विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा जाएगा और जब संसद उसकी पुष्टि कर देती है तो विधानसभा को भंग किया जा सकता है। इसके बाद वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360, इसमें वित्तीय संकट या भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात स्थिति घोषणा की शक्ति प्रदान की गई है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी एक भाग की वित्तीय व्यवस्था संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इस वित्तीय आपातकाल के कुछ इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं, जो इस प्रकार है। इस काल में संघ की कार्यपालिका शक्ति वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने संबंधी निर्देश दे सकेगी। संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती या कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्तीय विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी अंत किया जा सकता है। तो ये
भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट, आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन। देखिए, भारतीय संविधान की ये संकटकालीन व्यवस्था संविधान निर्माण के समय और उसके बाद कटु आलोचना का विषय रही है। जिस दिन संविधान सभा में ये व्यवस्था स्वीकार हुई, उस दिन हरि विष्णु कामत ने संविधान सभा में कहा था, ये शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। इसकी प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार दी गई है। राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। आलोचकों के अनुसार संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं रखी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही अपने इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। आलोचकों के अनुसार संकट की स्थिति एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूछे बिना भी संकटकाल घोषणा 1 माह के लिए लागू की जा सकती है। 1 माह की इस अवधि में वो मंत्रिमंडल को पदच्युत तथा लोकसभा को भंग कर लगभग 5 या 7 माह तक तो मनमाना शासन कर सकता है। महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति इस अवधि में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर अधिनायक बनने का प्रयास या प्रयत्न कर सकता है। तो इस आपातकालीन प्रोविजन से ये स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रपति डिक्टेटर अधिनायक बन सकता है। दूसरी आलोचना है संघात्मक रूप का अंत। देखो, संविधान द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन संविधान में संकटकालीन उपबंध संघात्मक शासन व्यवस्था के आधारभूत स्वरूप को समाप्त कर देते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय राज्य सरकार लगभग समाप्त ही हो जाती है और युद्धकालीन अथवा वित्तीय संकट में राज्य सरकारों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों का रूप एक ऐसे एजेंट के समान हो जाता है, इसका कार्य संघीय सरकार के आदेशों का पालन करना भर हो। अगली आलोचना है, राज्यों में विरोधी दलों की सरकार का दमन संभव है। देखिए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संकटकालीन घोषणा की जो व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में प्रारंभ से ये भय प्रकट किया गया है कि केंद्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से विरोधी दल राज्यों में विरोधी दल की सरकारों का दमन कर सकता है। अब तक इस प्रकार की शक्ति का जिस रूप में प्रयोग किया गया, उसमें इस प्रकार के भय की पुष्टि होती है। अगली आलोचना है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकारों की किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है। हृदयनाथ कुंजरू के शब्दों में, संकट काल के नाम पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त की जा सकती है। ये भी एक समस्या है। संविधान निर्माताओं ने इन सारी बातों को उस समय जांचा परखा नहीं। अगली आलोचना है कि मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। संकटकालीन उपबंधों के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना ये की जाती है कि ये उपबंध संविधान द्वारा प्रदान किए गए नागरिकों के मूल अधिकारों को समाप्त कर देंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि किन्हीं भी देशों में संविधान द्वारा कार्यपालिका को नागरिक अधिकार
एवं स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने की इतनी व्यापक शक्तियां प्रदान नहीं की गई है जितने कि भारतीय संविधान द्वारा संविधान सभा के अनेक प्रमुख सदस्यों ने संकट काल के अंतर्गत मूल अधिकारों को समाप्त करने की इस व्यवस्था को प्रजातंत्र के लिए एक घातक बताया था। कौमत एक विद्वान है, एक सदस्य हैं विधानसभा, वो संविधान निर्मात्री सभा के, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान पर एक धब्बा कहा गया है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की समाप्ति की की व्यवस्था इमरजेंसी प्रोविजंस कर सकते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसको गलत बताया है। ये थी भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन शक्तियाँ, अधिकार एवं कर्तव्य। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये विद्यार्थियों,